शब्बीर का कहना है कि इज़्दिवाजी रिश्तों की डोर इंतहाई नाजुक होती है। अगर समझदारी और तहम्मुल का मुजाहरा ना किया जाए तो छोटी छोटी बातों का पतंगड़ बन जाता है और फिर नौबत रिश्तों के टूटने तक पहुंच जाती है। कराची में भी एक ऐसा ही वाकया पेश आया, आप भी देखिए। शब्बीर ने एक दिन देखा कि फोन की घंटी बजते ही एक औरत ने फोन उठाया और फिर किसी से बातें करने लगी। औरत के चेहरे के तासुरात से लग रहा था जैसे उसे कोई अच्छी खबर सुनाई जा रही हो। कॉल खत्म हुई तो औरत के चेहरे पर इत्मीनान था। औरत कमरे से निकलकर दूसरे कमरे में गई जहां उसकी बेटी और उसका शौहर मौजूद थे। अरे वो सुनते हैं आप, उनका फोन आया था। क्या कह रहे थे वो? कहना क्या था, उन्होंने हमारी बेटी को पसंद कर लिया। बाप के करीब बैठी हुई बेटी ने यह खबर सुनी तो वहां से उठकर चली गई और दरवाजे के पीछे खड़े होकर माँ बाप की बात सुनने लगी। क्या कहती, शुक्रिया अदा किया और मैंने उनसे कहा कि भाई लड़के की इंक्वायरी हम जरूर कराएंगे। फिर? हाँ, वो कहने लगे कि जरूर इंक्वायरी कराएं, आप अपनी पूरी तसल्ली कर लें। अरे बताकर तो गए थे वो कि लड़का आईटी कंपनी में काम करता है। लेकिन हमें इंक्वायरी तो फिर भी करानी तो पड़ेगी ना। भाई मेरा ख्याल है कि लड़का अच्छा है, माकूल आमदनी है, वालिदैन भी अच्छे हैं उसके। तो ये इंक्वायरी वगैरह छोड़ो और अपनी बेटी से मालूम कर लो। अगर वहां करती है तो ठीक है। देखें, आप इतनी जल्दी ना करें। अगर हमने उन्हें इतनी जल्दी जवाब दे दिया तो वो समझेंगे पता नहीं क्या मामला है। ये बात तो है। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन मुझे चाय पिला दो। बनवाती हूँ। बच्ची को देखा, बच्ची के बाद वो बातें करके चले गए। फिर उसके बाद उनका फोन आया कि हमें आपकी बच्ची पसंद है। तो मैंने कहा ठीक है, अब ये कि हम लड़का देखने आएंगे। फिर हम लोग लड़का देखने गए। मालूमात भाई ने करी वहाँ पास के लोगों से और लोगों से मालूमात करेंगे। सही है, लड़का जॉब पे जाता है, सीधा सुबह जाता है, रात में मतलब आता है। आयशा की माँ अपने शौहर से बात करके बाहर निकली तो आयशा एक तरफ हो गई। सुन लिया तुमने भी? नहीं अम्मी, मैंने तो कुछ नहीं सुना। चलो खैर, मैं बराबर में जा रही हूँ। तुम्हारे अब्बा चाय मांग रहे हैं, उन्हें चाय तो बना के दे दो, ठीक है? कराची के इलाके नॉर्थ कराची की रिहाइश पजीर 21 साल आयशा इंटर तक पढ़ी लिखी थी, जबकि लड़का अपने माँ बाप के साथ रहता था। आयशा के घर वाले तकरीबन शादी के लिए राजी थे। थोड़ी बहुत तहकीकात के बाद आयशा की इम्तियाज से बात पक्की कर दी गई थी और फिर निकाह भी हो गया था। लेकिन निकाह के कुछ दिनों के बाद सूरत हाल यकसर तब्दील हो गई। कौन है? कौन? अरे आओ आओ। हुआ ये कि शब्बीर ने देखा कि आयशा की एक रिश्तेदार खातून आयशा के घर दाखिल हुई और अंदर आते ही हाथ पकड़कर आयशा की माँ को एक तरफ ले गई। क्या हुआ? खैर तो है? कहाँ से आ रही हो? एक शादी में गई थी, हमारे दूर के रिश्तेदार हैं। माशाल्लाह, बहुत चमक रही हो। अरे ये सूट मैंने ना 1 साल पहले बनाया था। अच्छा वो आयशा कहाँ है? अपने कमरे में होगी। क्यों? अरे आपा, एक बात बता चलिए मुझे। वो हमारी दूर की रिश्तेदार है, वो जानती है इम्तियाज को। अच्छा, क्या बता रही थी वो? अरे आपा, मुझे तो बिल्कुल भी यकीन नहीं आया। वो कसमें खा खा कर कह रही थी कि इम्तियाज ना पहले से शादीशुदा है। अरे नहीं नहीं, वो लोग ऐसे नहीं है। मैं भी यही सोच रही थी। पर सुनो, ये तुम आयशा को मत बताना, बस अपने तौर पर ही मालूमात कर लेना। अल्लाह करे ऐसा ना हो। अगर ऐसा हो गया ना तो मेरे घर में कयामत आ जाएगी। अच्छा मैं चलती हूँ, ठीक है? बच्चे बैठे हुए मेरा इंतजार कर रहे हैं। खुदा। हमारी भाभी एक शादी है वहीं कल्याणिया के, वहाँ पर गई हुई थी। वहाँ पर मुलाकात हुई तो वहाँ पर उनसे वो हुआ तो उन्होंने पता करा। उन्होंने बताया कि इस लड़के की तो पहली शादी हुई भी। हमने जाकर मालूम करा तो कहने के हम बताने वाले थे। तो मैंने कहा, भाई ने कहा क्यों नहीं बताया आपने? कहेंगे नहीं हम बताते। तो कब? मैंने कहने भाई ने कहा कि कब बताते, जब शादी हो जाती जब बताते आप। तो ना कहेंगे नहीं हम इंतजार कर रहे थे, थोड़ा सा वो हो जाए, कोई ऐसा मसला नहीं था। वो लड़की 1 महीने ही रही और वो लड़की सही नहीं थी, इसलिए ये मतलब शादी खत्म हो गई। खबर सच्ची थी। आयशा की मां ने इम्तियाज के बाप से पूछा तो उसने बताया था कि उसके बेटे का एक निकाह हुआ था, लेकिन लड़की का किरदार मशकूक था
जिस पर उसको तलाक दे दी गई थी। उस दिन शब्बीर ने देखा कि आयशा के घर की फजा सोगवार थी। आयशा के माँ बाप सर झुकाए खामोशी से बैठे थे और दूसरे कमरे में आयशा आंसू बहा रही थी। अब क्या करें, कुछ बताइए। क्या कहूँ, मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा है। मेरा ख्याल है कि जो होना था वो हो गया। गजब खुदा का, इतना बड़ा धोखा किया उन लोगों ने हमारे साथ। अरे मैं कल ही जाऊंगी उनके घर पे, सारे मोहल्ले वालों को इकट्ठा करूंगी, उन्हें बताऊंगी इन लोगों ने हमारे साथ कितना बड़ा धोखा किया। माँ की चीख पुकार सुनकर आयशा कमरे में आई तो माँ उसे सीने से लगाकर रोने लगी। बेटा, मेरी बच्ची, माफ कर देना हमें, तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, लेकिन तुम ख्याल नहीं करना, हमारे ऊपर तुम बोझ नहीं हो। मैं इस तरह से तुम्हें बाद में थोड़ी झोंकने दूंगी। अरे मेरी बेटी किसी रिश्तों की कमी है क्या? बस चुप कर जाए अम्मी, आप कहीं नहीं जाएंगी। मेरे नसीब में जो था वो हो चुका है। मगर बेटी, क्या होगा निकाह तोड़ने से? उनका कुछ भी नहीं जाएगा। लोग यही कहेंगे कि बेटी का निकाह खत्म हुआ है, जरूर कोई खराबी होगी। प्लीज अम्मी, जो हो चुका है उसे होने दे। आयशा के घर वालों ने दिल पर पत्थर रखकर अपनी बेटी को रुखसत कर दिया था, मगर आहिस्ता आहिस्ता दबी दबी शिकायतों ने सर उठाना शुरू कर दिया और दोनों खानदानों के बीच सर्द जंग छिड़ गई। शादी को साल भर गुजर जाने के बावजूद औलाद ना होने पर तरह तरह की बातें होने लगी और फिर आयशा भी चुप चुप रहने लगी। आयशा का भाई सऊदी अरब से आया तो अपनी बहनों को खाने पर ले जाना चाहता था, लेकिन आयशा के शौहर ने जाने से इनकार कर दिया। अलबत्ता आयशा को जाने से मना नहीं किया था। शब्बीर ने देखा कि रात के वक्त आयशा का भाई डिनर के बाद अपनी बहन को छोड़ने उसके घर जा रहा था। आयशा के घर का दरवाजा उसके शौहर ने खोला। आयशा के शौहर ने मुबैना तौर पर अपने साले से सर नेहरी से हाथ मिलाया। आयशा अंदर चली गई और बहनोई ने साले को घर में आने तक के लिए नहीं पूछा। आयशा का भाई मुस्कुराता हुआ वापस चला गया। आयशा का शौहर दरवाजा बंद करके अपनी बीवी के कमरे में पहुंचा तो आयशा का मूड सख्त खराब था। क्या हुआ? डिनर कैसा रहा? जैसा भी रहा हो, तुम्हें इससे क्या मतलब? क्या हो गया यार तुम्हें? इतने नखरे क्यों दिखा रहे हो? मैंने तो एक बात कही है, कोई गुनाह तो नहीं किया। गुनाह तो मैंने किया जो तुम जैसे से शादी कर ली। आयशा, आहिस्ता आवाज में बात करो, तुम्हें मालूम है घर वाले बाहर बैठे हैं। तो मैं क्या करूं? भौड़ में जाओ तुम और भाड़ में जाए तुम्हारे घर वाले। ना मुझे तुमसे कोई बात करनी, ना ही उनसे। तुम्हारा दिमाग चल गया है, पागल हो गई हो तुम। पर एक लफ्ज भी आगे बोला ना तो क्या कर लोगे? बातों से टॉर्चर करता था वो। और ना जब हम एक दफा हम गए, लड़ाई झगड़ा हुआ तो हम गए तो इसने ना कुर्सी मारने के लिए उठाई और मैं आज इसको जान से मार डालूंगा, इसकी जबान यूं है और फलाना है, आपने अपनी बेटी को क्या तरबियत दी है और फलाना दी है। मैंने कहा मैंने तो बहुत अच्छी तरबियत दी है, तुम्हारी माँ ने क्या तरबियत दी है जो इस तरह से तुम मेरे सामने ये बात करो और कुर्सी उठा के मारने के लिए उसको जा रहे हो, तो मेरे पीछे तो पता नहीं क्या करते हो गए। आयशा के शौहर ने मुश्किल से गुस्सा जब्त किया और पांव पटकता हुआ बाहर निकलकर एक कुर्सी पर बैठकर हाँफने लगा। शौहर के बाहर निकलते ही आयशा ने जोर से दरवाजा बंद कर लिया। आयशा का शौहर कुर्सी पर बैठा गुस्से में हाँफ रहा था कि इस दौरान उसकी माँ सूरत हाल को भांप कर अपने बेटे को दूसरे कमरे में ले गई। बेटे को पानी दिया और खुद कमरे से निकलकर चली गई। आयशा का शौहर कुछ देर तक आंखें बंद किए हुए अपने गुस्से को काबू करने की कोशिश करता रहा और फिर उसने इस नाखुशगवार वाक़े को जहन से झटक दिया। वो कमरे से बाहर निकला और आयशा के दरवाजे पर दस्तक देने लगा। आयशा, आयशा, आयशा देखो जो होना था वो हो गया, अब प्लीज दरवाजा खोलो यार। आयशा, दरवाजा खोलो यार। इस कहानी की मजीद तफसीलात हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। आयशा के ससुराल वालों के मुताबिक आयशा के शौहर की कोशिश के बावजूद जब दरवाजा ना खुल सका तो आयशा के घर वालों ने किसी तरह खिड़की से झांक कर देखा तो मुबैना तौर पर आयशा के गले में फंदा पड़ा हुआ था और दरवाजा धक्का मारकर खोला गया। फिर आयशा के घर वालों को इत्तला दी गई तो वो दौड़े दौड़े चले आए। आयशा को अस्पताल ले जाया गया, मगर वो रास्ते ही में दम तोड़ चुकी थी। जबकि इसके बरक्स आयशा की मौत के बाद
आयशा के घर वालों ने आयशा के शौहर, ससुर और सास पर अपनी बेटी के कत्ल का इल्जाम लगा दिया। पुलिस ने मुबैना मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। यह कत्ल था या खुदकुशी, शब्बीर इसके बारे में कोई फैसला नहीं कर सका। अलबत्ता शब्बीर ने आयशा के घर वालों से बातचीत की, जो आप भी सुन लीजिए ताकि सूरत हाल का कुछ अंदाजा लगाया जा सके। भाई के पास डायरेक्ट कॉल आई है, बोलने लगी कि वो आयशा ने फांसी लगा ली। भाई एकदम से घबरा गए, क्या हो गया, फांसी लगा ली क्या आयशा ने? भाई एकदम से खड़े होकर वॉशरूम भागे। मैं अम्मी को बुलाने बाहर भागी हूँ, अम्मी बाहर खड़ी हुई थी तो मैं उनको बुलाने भागी। फिर मैंने आके दोबारा कॉल किया, मैं कहा आप क्या पागल हो गए कि क्या हो गया? फिर डायरेक्ट उन्होंने मुझे भी यही कहा आयशा ने फांसी लगा ली है। फिर जब तक हम लोग ये भी नहीं बताया कि हम लोग कहाँ लेके गए, कहाँ है, क्या है, ऐसा कुछ भी नहीं बात हुई। उन्होंने लाइन कट कर, तो हम लोग अस्पताल भागे हैं फौरन से। वहाँ देखा तो वो बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, हो ही भी थी वो खत्म। तलाक दे देता, छोड़ देता। अगर कोई ऐसी बात थी, छोड़ के मार के बाहर निकाले, हाथ पैर तोड़ देता, मगर जान से तो नहीं मारता। जिंदा होती इसका इलाज करवा लेती, हाथ पैर जुड़वा लेती, मगर अभी कहां से लेकर आऊं मैं इसको? कहां से लेकर आऊं मैं इसको? आयशा के घर वालों ने अपने दामाद और आयशा के ससुर पर संगीन नौयत के इल्जामात लगाए थे। शब्बीर ने अदालत में पेशी के मौके पर आयशा के शौहर और ससुर से बात की तो उन्होंने इल्जामात की तरदीद कर डाली। हम लोग बैठे रह के जनाब, ये दरवाज़ा खोल देगी, लेकिन इसने दरवाज़ा नहीं खोला। इतनी देर में इसने एक फ़ोन किया, नीचे छोटी भाभी, बड़ी भाभी नीचे रहती है। इसने कहा भाभी आयशा दरवाज़ा नहीं खोल रही, ज़रा आके देखना। वो बच्ची आई पहले इस तरफ से, आपने 120 गज के घर देखे, मेरा कॉर्नर का घर है। इसने इधर से नॉक की आवाज़ दी, आयशा आयशा दरवाज़ा खोला। उसके बाद ये मेरे कमरे से गुजरी और वहाँ बाहर से बालकोनी से चली गई, उधर का जो दरवाज़ा है उसको नाप के आयशा आयशा दरवाज़ा खोला। जब अंदर से जवाब नहीं आया तो एक मेज़ पड़ी हुई है जहाँ से ये पहले आवाज़ दे रही थी, जो घर में जो टीवी लॉन्च का हिस्सा है, वहाँ खड़ी होकर इस बच्ची ने झाँका है कोई जगह से, ओए हाय वो तो लटकी हुई। खुदकुशी कर ली मेरी भाभी ने, देखा भाभी चिल्लाई, मैं दरवाज़ा तोड़ा, फिर लेके मैं भागा उसको, एक हॉस्पिटल, दूसरे हॉस्पिटल, तीसरे हॉस्पिटल। उसी रात को फिर मैंने थाने में लॉकअप कर दिया। उसके दूसरे दिन मीडिया को बुलाया और मीडिया को बुलाने के बाद ये मूवियाँ बनाई गई हैं, उसको हाइड क्रिएट की है, इसको एक खुदकुशी को मर्डर साबित किया जा रहा है। आयशा के शौहर और ससुर ने अपने ऊपर लगाए गए सारे इल्जामात की तरदीद की, लेकिन स्पेशल मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक आयशा के जिस्म पर कई जगह जख्मों के निशान पाए गए हैं, जो अमूमन खुदकुशी के वाकयात में नहीं पाए जाते। शब्बीर ने आयशा की मौत पर गहरे सदमे और दुख का इजहार किया है और कहा है कि मुकदमा अदालत में है और शब्बीर को यकीन है कि एक दिन दूध का दूध, पानी का पानी जरूर हो जाएगा। शब्बीर का कहना है कि अगर आयशा को मुबैना तौर पर कत्ल किया गया है तो मुल्जिमान को कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी सजा जरूर मिलनी चाहिए। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने गुज़िश्ता दिनों एक ऐसा घर देखा है जहां बेबसी और फरियाद के सिवा कुछ नहीं था। एक बुजुर्ग औरत पर ऐसी कयामत गुजर गई थी जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। उस दिन शब्बीर जब फैसलाबाद के इलाके रजाबाद के करीबी गांव कोकियां वाला पहुंचा तो ये देखकर दंग रह गया कि एक घर के बाहर दर्जनों लोग सकते के आलम में मौजूद थे। उनकी खामोश निगाहों में बहुत से सवालात थे, दुख था, मगर उनके लब खामोश थे। शायद वो कोई अच्छी खबर या किसी मोज़े के इंतजार में थे, लेकिन ये वीरानी और उदासी जाने वाली नहीं थी। शब्बीर भी उनके दरमियान मौजूद था। लोग जमा होते जा रहे थे और अंदर मकान से किसी बूढ़ी औरत के रोने की दिलसोज आवाज आ रही थी। औरत के दिल से निकलने वाली आहो बुका पुकार पुकार कर कह रही थी कि बुढ़ापे में उसको ऐसा दर्द मिला है जो खुदा किसी दुश्मन को भी न दे। वो बार बार यही कहे जा रही थी कि उसकी जिंदगी मुक गई, खत्म हो गई। जरा तसव्वुर कीजिए, किसी माँ का जवान बेटा अचानक मर जाए तो उसके दिल पर क्या गुजर रही होगी।
कोकियावाला गांव की इस औरत को दोहरे सदमे से दो चार होना पड़ा था। एक ही दिन, एक ही वक्त और एक ही साथ में न सिर्फ उसका जवान बेटा दुनिया से मुंह मोड़ गया था, बल्कि उसका शौहर भी बुढ़ापे में उसका साथ छोड़ गया था। इस औरत के तसव्वुर में भी नहीं था कि उसका घर उजड़ जाएगा, उसकी दुनिया तारीख हो जाएगी। बूढ़ी औरत के बैन सुन सुनकर कलेजा फटता जा रहा था। वो कितनी मजबूर थी, कितनी बेबस थी। उसके घर के 2 अफराद एक ही दिन में मर गए थे। उसका बेटा, जिसकी अभी शादी भी नहीं हुई थी, उसकी लाश उसके सामने थी, खामोश, बेहिस्सो हरकत, मट्टी में मिलने के लिए तैयार, ख्याल ख्वाब होने की तरफ रवाना। मजबूर माँ और बेबस बीवी को अभी अपने शौहर, अपने जवान बेटे को घर से रुखसत करना था, मट्टी में मिलने के लिए, हमेशा के लिए और उनके बगैर जिंदगी गुजारने के लिए। इतनी अलमनाक साहतों में ये उसी का हौसला था कि वो फरियाद करने के लिए जिंदा थी। अभी एक दिन पहले तो वो अपने बेटे और शौहर को घर पर छोड़कर बेटी से मिलने गई थी। उस वक्त वो जिंदा थे, बात कर रहे थे, सब कुछ ठीक था, मगर अचानक दूसरे दिन ये सब क्या हो गया था। कोकियावाला गांव की रिहायशी नसीर अहमद की बीवी अपनी शादीशुदा बेटी के घर एक रात रहने गई थी और जब सुबह लौटी तो अपने शौहर और बेटी की लाश से लिपट कर रोना पड़ा। बेटी की लाश छत से झूल रही थी और शौहर जमीन पर बेसुध पड़ा हुआ था। क्या ये डकैती की कोई वारदात थी, खानदानी दुश्मनी थी या फिर कुछ और? शब्बीर को इस अलमनाक वाकये के बारे में जो कुछ पता चला उसकी तमसील कुछ इस तरह। शब्बीर ने देखा कि एक हरे भरे गांव में अमीर अली की माँ रोटियां पकाकर फारिग हुई तो उसी लम्हे अमीर अली घर में दाखिल हुआ था। अम्मा, ओ अम्मा। पहले बोलता है भूख लग रही है, भूख लग रही है, खाना दे दो, और खाना निकालो तो तू गायब। ले अम्मा, ले आ खाना जल्दी से, बेहद भूख लग रही है। वो जरा अब्बा के शोरूम तक गया था। अच्छा ये बता, रोटी पे घी लगा दूं? हाँ लगा दे अम्मा, लगा दे, तेरे हाथ का तो मजा ही अलग है। अच्छा एक बात कहूं? हाँ बोल। सबकी शादियां कर दी तूने, मेरा क्या कसूर है? सबसे छोटा हूं इसलिए? तू मुझे अभी तक बच्चा ही समझती है क्या? ना मेरी जान, मेरे जिगर गोशे, करूंगी तेरी भी शादी। कल तेरा बाप भी कह रहा था। हाँ ना अम्मा, अब कब तक तू ये रोटियां पकाएगी? तेरी बहू आएगी तो तुझे भी आराम मिल जाएगा ना। अरे मेरे आराम को तो तू छोड़, तुझे बीवी मिल जाएगी ना, यही काफी है। लेकिन इम्तियाज बेटा, थोड़ा जिम्मेदार हो जा, तू कुछ काम काज तो करने लग। तू अपने अब्बा के साथ शोरूम पे बैठा कर। नहीं अम्मा नहीं, मैं शोरूम पे काम नहीं करूंगा। तू अब्बा से कहे मुझे कुछ पैसे दे दे। क्या करेगा भला तू पैसों का? कुछ ना कुछ कर ही लूंगा, मैं भी बच्चा नहीं हूँ। हाँ हाँ मेरे लाल, मुझे पता है तू सब कुछ कर सकता है। एक बात बताओ, अब्बा से पैसे कैसे मांगू? मांग ले, मैंने कौन सा मना किया है? मगर अम्मा, अब्बा को तो मुझ पर कुछ यकीन ही नहीं आता कि मैं कुछ कर सकता हूँ। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। तुझे पता है, जब तू पैदा होता ना तो तेरा अब्बा तुझे कंधे पे बैठा के पूरे गांव में घुमाता था, कहता था मेरा शहजादा आ गया, शहजादा। शहजादा? कोई प्यार व्यार नहीं करता अब्बा मुझसे, उनके पास तो टाइम नहीं है मेरे पास बैठने का, मुझे टाइम देने का। अब तू फालतू बातें ना करना शुरू कर दे। अच्छा ये बता, तेरे अब्बा की दुकान पे जो वो डाकू वाकू आ गए थे, क्या माजरा है? हाँ अब्बा ने बताया था, डर कर भाग गए थे। मैं होता तो गोली मार देता उनको। अल्लाह का दिया सब कुछ है हमारे पास, बस तू थोड़ा जिम्मेदार हो जा बेटा, है थोड़ा घर का भी ख्याल करा कर। मैंने तेरी शादी के लिए जेवर बना के रखा है घर में, थोड़ा घर में ख्याल करेगा ना, देखभाल कर लिया करना मेरा बच्चा। अच्छा हाँ, मैं ना आज तेरी बहन के घर जा रही हूँ, कल आऊंगी, घर का ख्याल रखी। चल अम्मा चल, मैं छोड़ देता हूँ तुझे। ना ना कोई जरूरत नहीं है, बस तू घर में रहे। हाँ जब अब्बा आएगा ना तो उसको तू रोटी खाना दे देना, मैंने बना के रख दी है, लेकिन लस्सी जरूर बना दी। हाँ बना दूंगा, तुम जाओ। अच्छा तो खाना तो खा, ये ले। आमिर अली की माँ दूसरे दिन सुबह दामाद के साथ अपने घर आई तो वहाँ मंजर ही कुछ और था। शब्बीर ने देखा कि सुबह सवेरे अमीर अली की माँ अपने दामाद की मोटरसाइकिल पर बैठी हुई थी। मोटरसाइकिल कच्चे पक्के रास्तों से गुजर रही थी।
गांव में जिंदगी शुरू हो गई थी और अमीर अली की मां कपड़े की एक पोटली थामे मोटरसाइकिल पर संभल कर बैठी हुई थी। मोटरसाइकिल दरवाजे पर रुकी। अमीर अली की मां ने कॉल बेल बजाई, मगर अंदर से कोई जवाब नहीं आया। पता नहीं ये बाप बेटे तो लग रहा है गधे घोड़े बेच के सो गए। अरे अम्मा, वक्त भी तो देख, इतनी सुबह सुबह का टाइम है। दामाद ने कॉल बेल पर हाथ रख दिया और जब दरवाजा नहीं खुला तो उसने दरवाजे पर दस्तक देनी शुरू कर दी। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था, सास और दामाद की तशवीश बढ़ती जा रही थी। अरे बेटा कुछ कर, मेरा तो दिल घबरा रहा है। अम्मा देखता हूँ मैं। शब्बीर ने देखा कि दामाद ने जोर से धक्का दिया तो दरवाजे की कुंडी खुल गई। शुक्र अल्लाह का, दरवाजा तो खुला। चल तू यहाँ बैठ, मैं देख कर आती हूँ। बैठ जा। किधर चला गया पता नहीं। इस दौरान दामाद एक तरफ चारपाई पर बैठ गया। अमीर अली की मां आवाज देते हुए कमरे में घुसी और फिर दूसरे ही लम्हे इस तरह चीखती हुई पलटी जैसे अंदर कोई खौफनाक बला मौजूद हो। क्या हुआ अम्मा? क्या बात है अम्मा? इधर बैठ अम्मा। अम्मा होश कर, अम्मा होश कर, बात क्या है? मैं देखता हूँ अम्मा, मैं देखता हूँ। जब वो वापस पलटा तो उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। वो अपनी सास के करीब आया और फिर एक तरफ बैठकर खौफ के आलम में हाँफने कांपने लगा। कमरे में दोनों बाप बेटे की लाश पड़ी हुई थी। अमीर अली फंदे से झूल रहा था और उसके बाप की लाश नीचे पड़ी थी। इस अंदोनाक साने की खबर पूरे गांव में जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी और गांव में कयामत का समा था। बाप बेटे की मौत पर लोग तरह तरह की कयास आराइयां कर रहे थे, जिसमें से एक कयास आराई ये थी कि बेटे ने बाप से जायदाद में हिस्सा मांगा था। बाप के इनकार पर बेटे ने मुबैना तौर पर अपने ही बाप को मौत की नींद सुला दिया था और फिर फंदे से लटक कर अपनी जिंदगी का भी खात्मा कर लिया था। शब्बीर का कहना है कि बाप बेटे की अलमनाक मौत किस तरह वाक़ई हुई, इसके बारे में तहकीकात के बाद ही पता चल सकेगा। लेकिन शब्बीर का कहना था कि मरने वाले तो अपनी जान से चले गए, लेकिन जवान बेटे और शौहर की मौत का सदमा एक बेबस बूढ़ी औरत कैसे बर्दाश्त कर सकेगी। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने चिनीहोट में एक ऐसे शादीशुदा जोड़े को देखा है जिसके दरमियान शक व शुबहात जन्म ले रहे थे और फिर एक सानेह ने जिंदगी का नक्शा ही बदल दिया। शब्बीर ने एक दिन देखा कि समीना अपने कमरे में तकिए से टेक लगाए किसी किताब के मुताले में मसरूफ थी कि इस दौरान उसका शौहर काम से वापस आ गया। समीना ने किताब से नजरें हटाए बगैर शौहर को मुखातिब किया। आ गया, आज इतनी भीड़ लगा दी। हाँ यार, आज एक कार का इंजन खोल दिया था, बस उसी में फंस के रह गया। खाना किचन में रखा है, गर्म करके खा लें। तुम उठने की जहमत मत करना। आपको नजर नहीं आ रहा कि मैं किताब पढ़ रही हूँ? हाँ देख रहा हूँ, बल्कि बहुत कुछ देख रहा हूँ मैं आजकल। क्या मतलब? कुछ नहीं। नहीं, कहीं क्या कहना चाहते हैं आप? कुछ नहीं। अच्छा चले, आप चेंज कर लें, मैं खाना लगाती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, खुद निकाल के खा लूंगा मैं। As you wish। समीना कंधे उचकाती हुई दोबारा अपनी जगह आकर लेट गई और किताब के मुताले में मसरूफ हो गई। शौहर कमरे से बाहर निकल गया। इस दौरान समीना का फोन बजा तो वो अपनी एक दोस्त से बात करने लगी। हेलो। यार सोई तो नहीं तुम? नहीं सोई नहीं थी, तुम बताओ। हाँ हाँ मैं ठीक हूँ।
अच्छा ये बताओ कल आ सकती हो? यार कुछ पुराने कॉलेज फ्रेंड को जमा किया है मैंने, जरा हल्ला गुल्ला रहेगा। हाँ मैं आ जाऊंगी। अच्छा ये बताओ शौहर कैसे हैं तुम्हारे, कुछ ठीक हुए? अरे यार तुम भी हद करती हो, जहालत भी किसी को ठीक होने दे सकती है भला। मगर यार वो तो माकूल आदमी है। दिखने में लगते हैं, पता नहीं यार इन्हें क्या हो गया है, कहीं साथ जाने का बोलो तो मसरूफियत का बहाना कर देते हैं, मुझे तो समझ नहीं आती। वैसे एक बात बोलूं, तुम्हारा कोई जोड़ नहीं था उस आदमी के साथ। यार तुम एक पढ़ी लिखी लड़की और वो। क्या करूं यार, मैंने तो यकीन करो कभी जताया तक नहीं, हमेशा शौहर की तरह ही इज्जत दी है, अगर बस पता नहीं क्या हो गया इतना ऐड के जवाब देते हैं। फोन पर बात के दौरान समीना का शौहर कपड़े तब्दील करके अंदर आया तो बीवी को फोन पर बात करता देखकर ठिठक गया। अच्छा चलो मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। कौन था फोन पर? था नहीं थी, शाजिया की कॉल थी। अच्छा, कल पार्टी है, उसने आपको भी बुलाया है। मैं वहां जाकर क्या करूंगा? क्या मतलब है आपका? मैं अकेली जाती हूँ तो लोग मुझे बेवा समझते हैं। देखो यार, मैंने तुम्हें 10 दफा कहा है कि अपने इन झमेलों में मुझे मत घसीटा करो। मेरा तकिया और चादर उठा के दो वहां से। शौहर तकिया उठाकर वहीं जमीन पर बिछे कालीन पर लेट गया और अपनी आंखें बंद कर ली। समीना का मूड भी सख्त ऑफ हो चुका था। उसने बटन दबाकर बिजली बंद की और नाइट बल्ब ऑन कर लिया और करवट लेकर सो गई। थोड़ी देर में शब्बीर ने देखा कि समीना का शौहर खामोशी से उठा और समीना का फोन उठाकर दबे पांव बाहर जाकर उसे चेक करने लगा। अभी वो फोन चेक ही कर रहा था कि समीना की आंख खुल गई। उसने गैर इरादी तौर पर फोन को टटोलने की कोशिश की तो उठकर बैठ गई। उसे एहसास हो गया था कि उसका शौहर उसकी जासूसी कर रहा था। समीना अपनी जगह से उठी और दबे पांव कमरे से बाहर अपने शौहर के पीछे जाकर खड़ी हो गई। शौहर अचानक मुड़ा तो बीवी को खड़ा देखकर हक्का बक्का रह गया। समीना ने कुछ कहने सुनने के बजाय शौहर को घूर कर देखा, अपना फोन शौहर के हाथ से छीना और कमरे में पलटकर अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। उधर उसका शौहर अपने सर को झटकता हुआ बरामदे में पड़े हुए बिस्तर पर लेट गया। समीना पढ़ लिखकर फारिग हुई तो उसके वालिदैन उसका रिश्ता तलाश कर रहे थे। वक्त तेजी से गुजरता जा रहा था और समीना की उम्र बढ़ रही थी। फिर उसकी शादी एक निस्बतन कम पढ़े लिखे नौजवान से कर दी गई जिसकी मैकेनिक की दुकान थी। शुरू में तो मियां बीवी के दरमियान खूब गाड़ी छनी, लेकिन बाद में शौहर मुबैना तौर पर एहसास कमतरी में मुब्तला होकर अपनी ही बीवी पर शक करने लगा और दोनों के दरमियान शदीद जंग छिड़ गई। एक दिन शब्बीर ने देखा कि रात के वक्त समीना किसी के साथ कार में बैठी हुई थी। कार जब समीना के दरवाजे पर आकर रुकी तो समीना ने कार से उतरकर उस शख्स का शुक्रिया अदा किया और दरवाजे की बेल बजा दी। दरवाजा शौहर ने खोला। बहुत रात कर दी तुमने आने में। हाँ वो खाना देर से खुला था। चाय कैसे हो, वो टैक्सी से या फिर? शाजिया के हस्बैंड ने ड्रॉप कर दिया था। वाह जनाब, क्या बात है आपकी। जिसके साथ दिल चाहे घूमो फिरो अय्याशियां करो। घटिया सोचे घटिया ही रहना, वो सब अपने भाइयों जैसा समझता। अरे तो भाई मैंने कब कहा कि वो तुम्हारा? हाँ क्या तुम्हारा? बोलो बोलो और बोलो, जो दिमाग की गंदगी उसको जबान पर लेकर आओ। अच्छा बस अब लड़ो मत मुझसे, मेरी बात सुनो। अगर तुम मुझे छोड़ना चाहती हो ना और तुम्हारी सहेलियों के सामने मुझ जाहिल की वजह से बेइज्जती होती है तो छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। ठीक कहते हो तुम, अब मुझे तुम्हें छोड़ ही देना चाहिए। हटो मेरे रास्ते से। शौहर एक तरफ हट गया। समीना गुस्से के आलम में जल्दी जल्दी अपनी ज्वेलरी उतार कर रखने लगी और फिर लाइट बंद करके बिस्तर पर गिर गई। उस रात शब्बीर ने देखा कि समीना का शौहर घर से निकलकर एक ढाबे की तरफ जा रहा था। ढाबे पर पहुंचकर उसने अपने एक दोस्त को फोन किया और उससे बातें करता रहा। इस दौरान चाय भी आ गई। फोन खत्म हुआ तो वो गहरी सोच में था। चाय खत्म करके उसने एक और चाय मंगवा ली और थोड़ी देर में वहां से उठकर चला गया। इस वाक़े के बाद शब्बीर ने समीना के शौहर में तब्दीली महसूस की और शायद उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। अब वो अपनी बीवी के साथ आने जाने लगा था। एक दिन शब्बीर ने यह मंजर भी देखा कि समीना का शौहर अपनी बीवी से निदामत का इजहार कर रहा था।
बीवी उसे गौर से तक रही थी और फिर उसके चेहरे पर कुछ ऐसे तासुरात उभरे जैसे वो सब कुछ भूल भाल गई हो। दूसरे दिन शब्बीर ने देखा कि समीना अपने शौहर के साथ मोटरसाइकिल पर जा रही थी। वो दोनों खुशगवार मूड में नजर आ रहे थे। मोटरसाइकिल जब एक जगह जरा आहिस्ता हुई तो एक शख्स उनके सामने आ गया। मोटरसाइकिल रुक गई। समीना के शौहर ने उस शख्स को पकड़ने की कोशिश की तो वो पीछे हट गया। यह एक बदतरीन दिन था। समीना ने लुटेरे को जेवर देने से इनकार कर दिया था, जिस पर उसने गोली चला दी थी जो समीना के सर में लगी थी और वो मौके पर ही हलाक हो गई थी। उसका शौहर भी जख्मी हो गया था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था। समीना की तदफीन के बाद पुलिस ने तफ्तीश शुरू की तो अचानक एक सवाल ने पुलिस को चकरा कर रख दिया। शब्बीर ने देखा कि तफ्तीशी अफसर और थानेदार थाने में मौजूद थे। कुछ पता चला कि गोली किसने मारी थी? सर पता कर रहे हैं, अगर आप इजाजत दें तो समीना के शोर से कुछ पूछगिछ कर लो सर। लेकिन मैंने तो सुना है वो खुद जख्मी है। सर सोचने वाली बात है कि डाकू ने बीवी के सर पे गोली मारी और शोर जो कि मुजाहमत कर सकता था उसकी टांग पे गोली मारी और सर गोली टांग को छूती भी गुजर गई सर। बिल्कुल सही कहा तुमने, मुझे कुछ गड़बड़ नजर आती है। फौरन उसके शौहर को गिरफ्तार करो। ओके सर। पुलिस ने समीना के शौहर से तफ्तीश की तो उसने सच उगल दिया। समीना के शौहर ने मुबैना तौर पर अपने दोस्त के साथ मिलकर बीवी को ठिकाने लगाने का मंसूबा बनाया था, जिसमें वो कामयाब रहा मगर पकड़ा गया। शब्बीर ने चिन्योट में पेश आने वाले इस अलमनाक वाक़े की शदीद मजम्मत की है। शब्बीर का कहना है कि समीना के शौहर ने अपनी बीवी के बारे में बेराह रवी की कुछ कहानियां खुद ब खुद गढ़ ली थी जिनका कोई वजूद नहीं था और इसी शक की बुनियाद पर दोस्त के साथ मिलकर उसे मौत के घाट उतार दिया। मियां और बीवी के आपस में जो है कंपैटिबिलिटी नहीं थी। उनकी जो मिसेस थी जिनकी डेथ हुई है वो मास्टर्स क्वालिफाइड थी, जबकि लड़का जो है ये एक वर्कशॉप के ऊपर मैकेनिक है। तो कंपैटिबिलिटी ना होने की वजह से उसने इनको मारने का मंसूबा बनाया और उसको बाकायदा इसने 3 दिन पहले प्लान किया। अपनी जो वर्कशॉप पे लड़का काम करता था उसके साथ मिल के इसने पूरी मंसूबाबंदी की। उसके बाद जब इनका जनाजा वगैरह हो गया तो उसके बाद हमने इसको पकड़ के डिटेल इंटरोगेशन की जिसमें इसने अपने इस जुर्म का इतराफ़ किया और अपने जो थे उनको भी अरेस्ट करवाया। शब्बीर को यकीन है कि कातिल सजा से नहीं बच सकेंगे। देखते रहिए क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर को देखेगा। शब्बीर का कहना है कि वो देख रहा है और मुसलसल देखता रहेगा। मुल्क भर से मजीद कहानियों और उनकी तफसीलात के साथ फिर मुलाकात होगी। देखना ना भूलिएगा क्योंकि कोई देखे ना देखे शब्बीर तो देखेगा। अगर आप अपने इर्द गिर्द होने वाले किसी गैर मामूली वाक़े से शब्बीर को आगाह करना चाहते हैं तो SMS करें SAB लिखकर स्पेस दें और अपना मैसेज अपने शहर और नाम के साथ 247 पर भेज दें। फैक्स करने के लिए हमारा नंबर है 02135803820। खत लिखने के लिए हमारा पता है 5 एक्सप्रेसवे